तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है किरण प्रकाश की। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ा था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है खगोलीय दूरदर्शी। आज का टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, इसी को हम लोग अपवर्तनी दूरदर्शी भी कहते हैं। इसे अपवर्तनी दूरदर्शी भी कहते हैं। तो चाहे तो इसको लिख सकते हैं अपवर्तनी दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या है? एक ऐसा यंत्र, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिससे दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है। जिस प्रकाशिक यंत्र की सहायता से दूर स्थित वस्तुओं जैसे वायुयान, ग्रह, तारों आदि को देखने में प्रयुक्त किया जाता है, उसे खगोलीय दूरदर्शी या दूरदर्शी कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे, पहले सबसे पहले लिख लीजिए खगोलीय दूरदर्शी वह प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं जैसे वायुयान, ग्रह, तारे आदि को स्पष्ट देखने में प्रयुक्त किया जाता है, उसे दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी कहते हैं। दूरदर्शी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें अपवर्तनी दूरदर्शी। तो देखिए अपवर्तनी दूरदर्शी में इसमें एक बेलनाकार क्या होती है? नली होती है। इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नली हो गई और इसके एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा देते हैं। बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। ये अब नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली इस प्रकार फिट होती है जिसे आगे पीछे आसानी से खिसकाया जा सकता है। अब नली के दूसरे सिरे पर एक छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जो आंख की ओर होता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। ये वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस ये नेत्र की ओर होता है, इसलिए अभिनेत्र लेंस या इसी को कहते हैं नेत्रिका। नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका कहते हैं। तो ये अब ये बड़े द्वारक का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि वस्तु बहुत दूर स्थित होती है, बहुत दूर स्थित है, उससे आने वाला अधिक से अधिक प्रकाश अभिदृश्यक लेंस पर पड़े, इसलिए बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का
का लेंस प्रयुक्त किया जाता है। आंख बहुत छोटी होती है, इसलिए ये छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस धुरी का बनाया जाता है, क्योंकि इससे अपवर्तित प्रकाश, समस्त प्रकाश आंख पर पड़ सके, तो इसलिए छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस धुरी का बनाया जाता है। अब देखिए, बहुत दूर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें लगभग मुख्य अक्ष के समांतर होती है, यानी कि बहुत दूर स्थित है वस्तु है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो वस्तु है वो बहुत दूर स्थित है, ए भी एक बहुत दूर स्थित है, जिससे आने वाली प्रकाश किरण लगभग मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब ये है, तो देखिए आने वाली प्रकाश किरण लगभग मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। अभी प्रतिबिंब का बनना है, तो अपवर्तन के पश्चात वस्तु AB का अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। अब ये A' B' जो है नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि A' B' नेत्रिका तथा उसके फोकस के मध्य स्थित हो जाए, नेत्रिका तथा उसके फोकस के मध्य स्थित हो जाए, तो मध्य स्थित कर दीजिए भाई। अब एक प्रकाश किरण से मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से ऊपर चली जाएगी। देखिए, जहां पर ये दोनों प्रकाश के लिए मिलती प्रतीत होती है, वहां से मुख्य अक्ष पे लंब डाल दीजिए। ये हो गया A'' B'', ये हो गया प्रतिबिंब किसका, A' B' का। तो ये बन गया आपका अनुकंसानी किरण आरेख या प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया E। तो इसको बना लीजिए, इसको बना लीजिए प्रतिबिंब को, इसकी बनावट और इसका किरण आरेख का बनना और दिखाते हैं।
तो देखिए बेटा आपने बना लिया होगा ये आपने किरण आरेख इसका। अब इसके बाद में सबसे पहले बनावट को लिख लीजिए, फिर उसके बाद में किरण आरेख को। तो बनावट में लिखिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम बनावट यानी संरचना बनावट। तो बनावट में लिख लीजिए, इसमें एक बेलनाकार नली होती है, इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। यह बिंब यानी कि वस्तु की ओर होता है, यह वस्तु की ओर होता है, इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। इसलिए इसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। नली के दूसरे सिरे पर एक दूसरी नली इस प्रकार लगी होती है जिसे आगे पीछे आसानी से खिसकाया जा सकता है। आगे पीछे आसानी से खिसकाया जा सकता है। दूसरी नली के दूसरे सिरे पर छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है। जो आंख की ओर होता है। जो आंख की ओर होता है, इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। नेत्रिका कहते हैं। बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि वस्तु बहुत दूर स्थित होती है। उससे आने वाला अधिक से अधिक प्रकाश अभिदृश्यक लेंस पर पड़ सके।
अभिदृश्यक लेंस पर पड़ सके, इसलिए यह बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का बनाया जाता है। नेत्रिका आंख की ओर होती है। नेत्रिका आंख की ओर होती है। नेत्रिका से अपवर्तित समस्त प्रकाश, नेत्रिका से अपवर्तित समस्त प्रकाश आंख पर पड़ सके, इसलिए नेत्रिका को छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का बनाया जाता है। अब इसके बाद में लोग लिखेंगे प्रतिबिंब का वर्णन। अब इसके बाद में लिखिए किरण आरेख या प्रतिबिंब का वर्णन। प्रतिबिंब का वर्णन, प्रतिबिंब का वर्णन या किरण आरेख। किरण आरेख जिस वस्तु का प्रतिबिंब देखना होता है उधर उस ओर अभिदृश्यक को रखते हैं। इसमें ए बी एक बहुत दूर स्थित वस्तु है। इसमें ए बी एक बहुत दूर स्थित वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लगभग मुखच्छ के समांतर होती है। मुखच्छ के समांतर होती है। अभिदृश्यक द्वारा वस्तु AB का प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। A' पर बनता है। यह प्रतिबिंब नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। अब नेत्रिका को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। कि A' B' इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि A' B' नेत्रिका तथा उसके फोकस के मध्य स्थित हो जाए। नेत्रिका तथा उसके फोकस के मध्य स्थित हो जाए।
नेत्रिका द्वारा A डैश बी गैस का प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश A डबल डैश B डबल डैश पर बनाता है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिससे वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये था बेटा हमारा किसके लिए, प्रतिबिंब का बनना। अब इसके बाद में आ जाते हैं आवर्धन क्षमता में। तो देखिए आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता में क्या होगा, m बराबर आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है आपका अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। तो यहां पर लिख देंगे, फॉर्मूला लिख दीजिए, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बटे आपका आ जाएगा सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। यहां पर आपका आ जाएगा अल्फा और ये होगा बीटा। तो देखिए m बराबर आ गया बीटा अपॉन अल्फा। बीटा और अल्फा के मान ज्ञात कर लीजिए, तो आपका यानी किसका आ जाएगा, आवर्धनता का सूत्र आ जाएगा, यानी कि आवर्धन क्षमता का। तो देखिए अंतिम प्रतिबिंब a डैश b डैश ये है, तो इसके द्वारा अंतरित कोण ये हो जाएगा आपका बीटा। अब वस्तु बहुत दूर स्थित है, इसलिए इसके द्वारा आंख पर दर्शन कोण नहीं बनता। तो प्रारंभिक प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो कोण अंतरित करता है उसी को मान लेते हैं सीधे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, यानी कि इसी को मान लेंगे यहां से, ये जो कोण अंतरित हो रहा अल्फा, यही बन जाएगा आपका, ये होगा अल्फा, इसी को मान लेंगे अल्फा। तब देख लीजिए बेटा, अब निकाल लेते हैं कि tan बीटा, बीटा बराबर किसके आ जाएगा, tan बीटा के। बीटा बराबर tan बीटा, tan बीटा बराबर किसके आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो यहां से आ जाएगा किसके, a डैश b डैश बटे e a डैश के, और अल्फा बराबर आ जाएगा tan अल्फा, और tan अल्फा का मान किसके आ जाएगा, यानी कि लंब बटे आधार। तो यहां पर आ जाएगा यानी a डैश b डैश बटे o a डैश के। अब इनके मान रख दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा,
m बराबर आपका आ जाएगा, मान रखिए tan बीटा का, ये बीटा का मान रख दीजिए a डैश b डैश बटे e a डैश बटे, यहाँ से आ जाएगा a डैश b डैश बटे o a डैश, o a डैश। अब देखिए a डैश b डैश से a डैश b डैश कट जाएगा, यानी कि ये तो कट जाएंगे, और दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से गुणा होता, ये आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। तब यहाँ पर m बराबर आपका कितना आ गया, m बराबर आ जाएगा o a डैश बटे e a डैश। o a डैश नेत्रिका द्वार से प्रतिबिंब की दूरी। अब ये वस्तु बहुत दूर स्थित है, तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो अब दृश्यक द्वारा उसका प्रतिबिंब कहां पर बनाएगा, फोकस पर बनाता है। कहां पर बनाता है, फोकस पर। तो इसका मान कितना आ जाएगा, एफ ओ के बराबर होगा। ई ए नेत्रिका के लिए बिंब की दूरी है ये, तो इसका मान आ जाएगा किसके, माइनस यू ई के। तो m बराबर आपका आ गया माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इनकी इसकी भी तो कंडीशन हो सकती है, कौन कौन सी, यदि अंतिम प्रतिबिंब हमारे कहा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, या फिर अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने, तब देखिए कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो देखिए यहां से, तो पहली कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो देखिए इसके लिए कितना हो जाएगा, u बराबर आ जाएगा माइनस यू ई के, v बराबर आपका आ जाएगा माइनस डी के, और f बराबर आपका ही कितना रहेगा, f ई के। तो लेंस के सूत्र से लिख दीजिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के। अब इनके मान रख दीजिए, तो देखिए ये आ गया, इसके बाद में इसके मान रख देता हूं, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन वी का मान कितना है, डी माइनस डी, और माइनस 1 अपॉन यू का मान रखिए कितना है, यू ई माइनस यू ई के। अब इनको अंदर यहां कॉमन ले लीजिए, यहां पर, तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी बराबर किसके आ जाएगा, 1 अपॉन यू ई के। इससे क्या करते हैं, 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए यहां से कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एफ ई कॉमन ले लिया, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एफ ई अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 1 अपॉन यू ई, 1 अपॉन यू ई। अब यू ई का ये जो मान आपने निकाला है उसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बात करें।
तो देखिए बेटा नोट हो गया होगा आपका। अब देखिए इसके बाद अब यहां पर ये जो मान था ui का, तो किसमें समीकरण 1 में रखना है। तब देखिए 1/ui का उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए भैया। तो m बराबर किसके आ जाएगा, माइनस FO इंटू 1/ui। ui का मान पूरा ये रखिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/FE इन ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन कैपिटल D। तो देखिए m बराबर क्या फॉर्मूला बन गया, माइनस FO अपॉन FE इन ब्रैकेट FE और ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन D के। ये आ गया कहानी इसके आवर्धनता का सूत्र। कब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो इसके बाद में अब दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, दूरदर्शी की लंबाई, तो दूरदर्शी की लंबाई देख लीजिए, दूरदर्शी की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई यानी कि यहां से लेकर ये प्राथमिक प्रतिबिंब कितना FO और ये UP, तो यहां पर आ जाएगा इसके लंबाई बराबर FO प्लस UE के बराबर होगा। इसके आ जाएगा UE के। ये आगे दूरदर्शी की लंबाई। अब सेकंड कंडीशन इसकी पढ़ते हैं कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए दूसरी कंडीशन है इसकी, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो u बराबर इसके माइनस ui के और v बराबर कितना आ जाएगा अनंत, और f बराबर आपका FE के रहेगा, FE के रहेगा। अब देखिए, अब इसका मान लेंस के सूत्र से निकाल लीजिए रख कर, यहां से कितना जाएगा 1/f, भाई लेंस का सूत्र आपका यही होता है 1/f, f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रखिए 1/fe बराबर 1/∞ माइनस 1/ue माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा 1/fe बराबर 1/ue के। अब ue का मान पुनः समीकरण में रखिए, 1/ue का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए कितना आ जाएगा, तब आपका आ जाएगा m बराबर माइनस FO अपॉन FE के आ जाएगा, ये आ गया। अब इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, दूरदर्शी की
लंबाई, दूरदर्शी। यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु या बिंब कहाँ फोकस पर स्थित हो। तो फोकस पर स्थित हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई के, एफ ओ प्लस एफ ई के। ये आपकी आ गई दूरदर्शी की लंबाई। इसे नोट कर लीजिए। तो नोट हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद में देखिए हम लोग पढ़ते हैं कौन सा नहीं, यानी कि हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक अपवर्तनी दूरदर्शी। इसके बाद में एक और हमारा टॉपिक इसी में बचा है लास्ट, जिसे कहते हैं परावर्तन दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी, परावर्तक दूरदर्शी। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कौन सा अपवर्तनी दूरदर्शी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है परावर्तनी दूरदर्शी, परावर्तनी दूरदर्शी, परावर्तनी दूरदर्शी। देखिए परावर्तनी जो दूरदर्शी है, परावर्तनी दूरदर्शी इससे हमारा इसके यानी कि अपवर्तनी दूरदर्शी की तुलना में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अपवर्तनी दूरदर्शी में गोली विघटन तथा वर्ण विघटन दोष पाए जाते हैं, परंतु इनको दूर करने के लिए परावर्तनी दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो परावर्तनी दूरदर्शी में सबसे पहले लिख लेंगे, फिर इसका किरण आरेख लिखेंगे। इसमें लिख लीजिए बहुत दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने के लिए विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अपवर्तनी दूरदर्शी के द्वारक का बड़ा होना आवश्यक है। बड़े द्वारक के अभिदृश्य को बनाना बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है तथा इसमें वर्ण विघटन एवं गोली विघटन का दोष पाया जाता है, जिनको दूर करने के लिए परावर्तनी दूरदर्शी के बड़े द्वारक का परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्ण विघटन तथा गोली विघटन का दोष नहीं पाया जाता है। अब देखिए इसके बाद में इसका प्रतिबिंब का बनना, यानी कि इसके किरण आरेख खींचते हैं तो इसमें एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का यानी कि परवलयाकार दर्पण लगा होता है। परवलयाकार दर्पण ये लगा दिया हमने, परवलयाकार दर्पण यानी कि अवतल दर्पण के तरीके है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई। इस पर बहुत दूर स्थित एक वस्तु है जिससे आने वाली प्रकाश किरणें लगभग मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, यानी कि ए बी एक बहुत दूर स्थित वस्तु है जिससे ये प्रकाश किरणें आ रही हैं। ए बी, ठीक है। इसके फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण लगाते हैं। अब ये दोनों प्रकाश किरणें और इसके फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण लगा होता है, FO के पहले समतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। अब इस दर्पण के समतल दर्पण के बगल में एक बेलनाकार नली लगी होती है, जिसके दूसरे सिरे पर छोटे द्वारक तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है, इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। ये इसकी हमारी जगह से हो जाएगी मुख्य अक्ष। यहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। अब इससे एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, जो अपवर्तित होकर फोकस से होकर चली जाती है।
दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। अब ये प्रकाश किरण को आप अब ये दोनों प्रकाश किरणें यहां मिल रही हैं, यहां से लंब डाल दीजिए इस पे। मुख्य अक्ष पर A डबल डैश B डबल डैश, तो ये बन गया प्रतिबिंब। और यहां पर ये बना देंगे हम आंख। आंख, इसका नाम दे दिया हमने दर्पण M1, ये दर्पण है आपका M2, ये है आपका आई लेंस, ये O, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये यहां से फिर से परावर्तित हुई किरण है, ये प्रकाश किरण जा रही, ये प्रकाश, ये बना लीजिएगा चित्र। तो बन गया होगा बेटा चित्र आपका, मैं बना जल्दी बना लीजिए। अब इसके बाद में हम इसकी लिख लीजिए बनावट। बनावट, तो इसमें एक बेलनाकार, इसमें एक बेलनाकार बन गया हुआ चित्र, और इसके बाद में लिखना शुरू करिए। इसमें एक बेलनाकार नली होती है, बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक तथा बड़ी फोकस दूरी का अवतल दर्पण M1, अवतल दर्पण M1 लगा होता है, लगा होता
इसके मुख्य अक्ष पर फोकस से कुछ पहले एक अन्य समतल दर्पण M2 लगा होता है। इस दर्पण के बगल में इस दर्पण के बगल में एक अन्य बेलनाकार नली लगी होती है जिसके दूसरे सिरे पर एक छोटे द्वारा तथा छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है जो नेत्र की ओर होता है। इसलिए इसे अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। अब आप लिख लेंगे प्रतिबिंब का बनना या क्रियाविधि। इसमें AB एक बहुत दूर स्थित वस्तु है। AB एक बहुत दूर स्थित वस्तु है जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लगभग मुखच्छ के समांतर होती हैं। यह प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर समतल दर्पण M2 पर पड़ती है, जहां से परावर्तित होकर वस्तु AB का प्रतिबिंब
जहां से परावर्तित होकर वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनाती है, यह नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है, आभासी वस्तु का कार्य करती है। नेत्रिका द्वारा A डैश B डैश का, नेत्रिका द्वारा A डैश B डैश का आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश, A डबल डैश B डबल डैश पर बनाती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब इसके बाद में लिख लेना श्रांत नेत्र। श्रांत नेत्र का मतलब हो गया तनाव रहित, तनाव रहित आंख, जिसमें कोई तनाव नहीं हो। तनाव श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर FO/FE के, ये नोट कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए हो गया परावर्तनी दूरदर्शी। अब एक चीज और आती है इसमें, परावर्तनी दूरदर्शी के क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो अब इसमें लिख लेंगे परावर्तनी दूरदर्शी के लाभ। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। अब यहां लिख लेंगे परावर्तनी दूरदर्शी के लाभ, परावर्तनी दूरदर्शी के लाभ। तो पहला लाभ इसमें लिख लीजिए, परावर्तक रूपी दूरदर्शी में, परावर्तक रूपी दूरदर्शी में गोलीय विघटन तथा वर्ण विघटन नहीं होता है। इसलिए वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित होता है। सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए, परावर्तनी दूरदर्शी में
प्रयुक्त दर्पण, प्रयुक्त दर्पण संपूर्ण आपतित प्रकाश को, संपूर्ण आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देता है, संपूर्ण आपतित प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अतः परावर्तनी दूरदर्शी द्वारा, अतः परावर्तनी दूरदर्शी द्वारा, परावर्तनी दूरदर्शी द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, निर्मित प्रतिबिंब बहुत चमकदार होते हैं, निर्मित प्रतिबिंब बहुत चमकदार होते हैं। अगला पॉइंट तीसरा, बड़े द्वारक के, बड़े द्वारक के परवलयाकार, बड़े द्वारक के परवलयाकार दर्पणों को, दर्पणों को आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। अब लिख लेंगे आप परावर्तनी दूरदर्शी की हानियां, जब लाभ है तो हानियां भी होंगी कुछ। तो पहली हानि लिख लीजिए इसमें, परावर्तनी दूरदर्शी का समायोजन, परावर्तनी दूरदर्शी में बहुत समायोजन करना पड़ता है, परावर्तनी दूरदर्शी में बहुत समायोजन करना पड़ता है, बहुत समायोजन करना पड़ता है। अतः इसका प्रयोग अव्यावहारिक है, अतः इसका प्रयोग अव्यावहारिक है। दूसरा पॉइंट, यह सामान्यतः उपयोग में नहीं लिया जाता है, यह सामान्यतः उपयोग में नहीं लिया जाता है। यह सामान्यतः उपयोग में नहीं लिया जाता है। तो ये थे इसके लाभ और हानियां। ठीक है, अब इसी के साथ में ये आपका किरण प्रकाशिकी चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति, उसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।